नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास में एक न्यू जर्नी। देखिए जी, आप सभी रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं और मेरे को मालूम है कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरे को कर रहे हैं। आपके प्यार सपोर्ट की वजह से ही हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर पाए हैं। सिल्वर प्ले बटन भी भेज दिया यूट्यूब ने। अपने पास अब डिजिटल बोर्ड है। तो हम, आपको पता है कि इससे पहले जो हमने 12th क्लास के लिए हिस्ट्री की वीडियो मैंने जो बनाई थी वो एनिमेटेड वीडियो थी। एनिमेशन के थ्रू मैंने समझाया था। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, 80+ वीडियो है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सभी चैप्टर को इन एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन इस साल कुछ नया होने वाला है इस चैनल पे। हम आप सभी को नए तरीके से अब हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को। तो अब हम यूज करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड, क्योंकि आप लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से भाई अपने पास अब डिजिटल बोर्ड भी मौजूद है। और डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना प्यार मेरे को एनिमेटेड वीडियो में दिए हैं, उतना ही प्यार मेरे को डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू जितनी भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उन वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं एक मज़ेदार तरीके से, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अपने 12th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ईंटे, मनके तथा अस्थियां। देखिए, 12th क्लास के लिए हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड सीरीज, जिसमें जितने भी सब्जेक्ट है आर्ट स्ट्रीम में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री की बात कर ले, पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले, हम ज्योग्राफी की बात कर ले, हम इकोनॉमिक्स की बात कर ले, हम सोशियोलॉजी की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट आपको अब डिजिटल बोर्ड पे समझाया जाएगा। इससे पहले आपको पता है कि हमने एनिमेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था। एनिमेटेड वीडियो भाई चैनल पे रखी हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। वहां से भी आप और आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं। लेकिन डिजिटल बोर्ड की खासियत क्या होगी भाई, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप समझ पाएंगे बिल्कुल डिटेल में, और ज्यादा, जितना डिटेल में मैं आपको एनिमेशन में भी नहीं समझा पाया था, उससे भी ज्यादा डिटेल में हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आप आरबीएसई बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं, सभी स्टूडेंट जहां भी एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होता है भाई, आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और हम बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट रखेंगे 100 आउट ऑफ 100 का। हिस्ट्री में सभी बच्चे के आने वाले हैं जो भी स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरी बातों को फॉलो करेंगे, एंड तक बने रहेंगे, 100 आउट ऑफ 100 गारंटी देता हूं उन बच्चों के जरूर आएंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे 12th क्लास में हिस्ट्री में पहला चैप्टर है ईंटे, मनके तथा अस्थियां, है ना। ये हमारा चैप्टर है। वैसे तो इस चैप्टर में हम भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ और भी दूसरी सभ्यताओं का भी विकास हुआ था। जैसे कि 11th क्लास में आप लोग पढ़े हो किस सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, है ना। 11th क्लास में पढ़ के आए हो भाई, सारे पढ़ के आए ना। 11th क्लास में हमने पढ़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जो कि इराक में विकसित हुआ था, है ना। फरात और दजला नदी की सभ्यता भी इसको हम बोलते हैं। उसी के साथ चाइना में भी चाइनीज सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। दूसरे देशों में जाओगे, अलग अलग सभ्यताओं को, मिस्र में मिस्र की सभ्यता है अपनी, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई। लेकिन भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो पहला चैप्टर है पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का वर्णन करता है। लेकिन आप लोगों के मन में सवाल नहीं उठता कि यार इंडियन हिस्ट्री में सीधा सभ्यता से ही क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? क्या आदि मानव जन्म लेते ही, इस दुनिया में आते ही सभ्य हो गए थे क्या? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था यार। लेकिन देखो यार, यहाँ पे ना एक टॉपिक स्टार्टिंग का स्किप कर दिया है, पाषाण काल वाला टॉपिक। मैं आपको दिखाता हूं। मैं तो भाई सारी चीजें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन चीजें सभी समझाऊंगा, ताकि आप हिस्ट्री से रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, है ना। आप हिस्ट्री को आसानी से समझ पाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं हिस्ट्री को, भाई रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है क्या इतिहास? भाई लॉजिकों से भरा हुआ सब्जेक्ट है, चीजें बहुत कुछ समझने वाली होती है ना। क्योंकि आप भी तो आगे इतिहास बनाने वाले हो, आप भी कुछ ऐसा कारनामा करने वाले हो कि इतिहास के पन्नों पे आपका नाम भी लिखा जाने वाला है, ठीक है। तो भाई हिस्ट्री से क्यों भाग रहे हो, इतिहास से क्यों भाग रहे हो? आप खुद इतिहास बनाना चाहते हो,
आप खुद चाहते हो कि इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा जाए, लोग आपके बारे में पढ़े, लेकिन फिर भी तुम हिस्ट्री से हेट करते हो, हिस्ट्री से दूर भागते हो। क्यों भाई? ये गलत बात है। सबसे पहले देखो, अगर हिस्ट्री को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जैसा कि मेरा है, मेरे चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट गए, तो सबसे पहले तो भाई नेगेटिविटी को दूर करो। जो भी नकारात्मक चीजें इतिहास को आपको पढ़ने नहीं दे रही है, इतिहास को और ज्यादा बोरिंग बना रही है, उसको पहले दूर भगाओ। एक पॉजिटिविटी लेके आओ, एक सकारात्मक सोच लेके आओ, जब जाके तुम हिस्ट्री को बहुत आसानी से समझ पाओगे और हिस्ट्री में तुम्हें मजा आने लगेगा। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता से पहले का जो समय काल था, उसको अपन लोग बोलते थे क्या क्या बोलते थे? पाषाण काल बोलते थे। ठीक है, यहां नव पाषाण दे रखा है, लेकिन पाषाण काल हम इसको बोल सकते हैं। तो भैया ये पाषाण काल था क्या? थोड़ा सा बता दो। मैं बता देता हूं, बिल्कुल बताऊंगा भाई, क्यों नहीं बताऊंगा, पढ़ाने आया हूं आपको, सब कुछ बताऊंगा। ये पाषाण काल था क्या? देखिए जी, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। जब आदि मानव जो थे, उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए, है ना, पत्थरों के हथियार बनाने शुरू कर दिए, तब से पाषाण काल की शुरुआत हो गई। यानी कि ये पाषाण काल इस बात को दर्शाता है कि आदि मानव में ना थोड़ी बुद्धि आ गई थी, है ना, थोड़ी समझदारी आ गई थी। उससे पहले समझदारी नहीं थी भाई, बस उनको खाना आता था, उनको पता था आदि मानव को कि भाई हमें ना पेट कैसे भरना है, पेट कैसे पालना है ना, बच्चे पैदा कैसे करने हैं, वो तो भाई वो नेचर ने स्टार्टिंग से ही बना के भेजा है। तो आपको पता ही है कि भाई कैसे हो जाएगा वो, मतलब उनको मालूम था ये बात, पेट भरने के बारे में जानते थे और अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करना भी जानते थे कि भाई हाँ, खतरनाक जानवर आएगा तो मेरे को मार देगा, तो इसलिए वो भागते थे खतरनाक जानवरों से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाना भी जानते थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि भाई अपने तन को भी ढकना होता है ना। तो इसीलिए अब स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आदि मानव वगैरह जो थे वो भाई नंगे ही रहते थे, नंगे पुंगे होते थे, है ना, नंगे पुंगे ही अपनी जिंदगी बिता देते थे। ठीक है, तो मतलब हमारे मनुष्य जीवन में क्या है, जो भी परिवर्तन हुए हैं वो एकदम से नहीं हुए, है ना, एकदम से परिवर्तन नहीं हुए। आपको पता है कि भाई पहले हम क्या थे? पहले हम बंदर थे, बंदरों से हमारा विकास हुआ है। वानर थे, वानर जाति के थे हम, वानर जाति कह रहा हो तो भाई हनुमान जी हमारे वानर जाति से थे, बिल्कुल। तो बंदरों से हमारा विकास हुआ है। फिर देखेंगे आप, पहले स्टार्टिंग में हम लोग चलते थे चार पैरों के बल पे। अब चार पैरों के बल पे चल रहे तो भाई बहुत सारी समस्या आती थी। एक तो भाई आप दौड़ तो दे सकते हो लेकिन चल नहीं सकते, चलते समय भाई आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता था, क्योंकि आपको अपने आगे वाले हाथ का भी यूज करना है और पैर का भी यूज करना है, ज्यादा ऊर्जा खपत हो जाती थी भाई चलते समय। ठीक है, दौड़ते समय तो मजा आता था, तेज भाग सकते थे आप चारों पैरों के बल। लेकिन फिर धीरे धीरे मनुष्य के मतलब आदि मानव के जीवन में परिवर्तन आया। धीरे धीरे उन्होंने दो पैरों के बल पे चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन दो पैरों के बल पे सीधे नहीं चलते थे। कैसे चलते थे भाई? झुक के चलते थे ऐसे। समझ लो, ये देखो इसमें दिखा भी रखा है, पूरा खड़े होके नहीं चल रहे। फिर आप थर्ड स्टेज में देखो कि भैया परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि थोड़ा सा सीधा बॉडी सीधा हुआ, हाथ में आप देख सकते हैं पत्थर ले रखा है, यानी कि पत्थर के औजार वगैरह बनाने शुरू कर दिए। तो अब देखो, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, ये जो पाषाण काल में आपको बता रहा हूं, पाषाण काल क्यों महत्वपूर्ण है, इसका महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में। देखो, अगर औजार नहीं बने होते तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जीवन बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही होता। अगर पत्थरों के औजार नहीं बनते, नए नए हथियार नहीं बनते, नए नए औजार नहीं बनाए जाते, आपको लगता है कि बिना औजार के मकान बना सकते थे इंसान? नहीं बना सकते थे। शिकार कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। खेती कर सकते थे क्या बिना औजार के? नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए पाषाण काल का महत्व भी बहुत ज्यादा है, और ये भी मेरे को लगता है कि 12th क्लास के हिस्ट्री में भी पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, सिलेबस में डालना चाहिए भाई। एनसीईआरटी को इस पे काम जरूर करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं भाई? आप लोग चाहते हैं कि पाषाण काल का इतिहास 12th क्लास के हिस्ट्री में डाला जाए? तो कमेंट कर देना भाई, क्या पता आप लोगों के कमेंट की वजह से ऐसा हो जाए। आगे अगर सिलेबस कुछ चेंजेस होता है, सिलेबस में परिवर्तन होता है, तो पाषाण काल का इतिहास भी डाल दे। फिर देखो भाई, मानव के जीवन में और परिवर्तन है। आप देखो, बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा होकर चल रहा है ना, खतरनाक हथियार वगैरह बनाने शुरू कर दिए, है ना, भाला वगैरह बनाना शुरू कर दिया, इससे शिकार करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगले स्टेज में भाई हम होमो सैपियंस बन गए, है ना, बिल्कुल चिंताशील मनुष्य है, जब जो कि हम क्या है? चिंताशील मनुष्य है। हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, नए नए आविष्कार करते हैं। कितना ज्यादा हमने परिवर्तन कर लिया। तो एक और इमेज के साथ हम क्या करते हैं, पूरे जो हमारे आदि मानव की मतलब हमारे मनुष्य जीवन में जो भी परिवर्तन देखने को मिला है अभी तक,
उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि भाई पहले हम ऐसे आग वगैरह का आविष्कार किया, फिर ऐसे गुफाओं में रहते थे, है ना, इस तरीके से शिकार करते थे, कपड़े वगैरह पहनने का कोई ढंग नहीं था हमारे पास, ठीक। लेकिन धीरे धीरे फिर हमने नियोजित नगर बसाए, नियोजित नगरों में हमने रहना स्टार्ट कर दिया, हमने व्यापार वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये सारे परिवर्तन हुए मानव के जीवन में। खेती वगैरह का हमने विस्तार किया, ठीक है, खेती हमने करना शुरू कर दिया, खेती के नए नए औजार हमने बनाए, ठीक है। और अभी का आप देखेंगे भाई, अभी कितना ज्यादा कुछ बदल चुका है, मनुष्य के जीवन में कितना ज्यादा बदलाव आ चुका है। अभी आप देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। एक समय ऐसा था जब मनुष्य मतलब इंसान रहते थे गुफाओं में, उनका खुद का घर नहीं होता था, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन आज इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें आपको दिख रही है ना। ये सब हम मनुष्य कर पाए अपने क्षमता की वजह से, अपनी सोचने की क्षमता की वजह से। दूसरे और प्राणी ये काम नहीं कर पाए, लेकिन हम मनुष्य कर पाए क्योंकि हम चिंताशील मनुष्य है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए हम नए नए आविष्कार करते रहते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंट्रो पसंद आया होगा। अब हम चलेंगे भाई अपने चैप्टर की पीडीएफ में। चैप्टर की पीडीएफ में जाने से पहले दो चीजें आपको और बताना चाहूंगा। सबसे पहले भैया, सभ्यता का मतलब होता क्या है, आखिरकार ये सभ्यता होता क्या है। देखिए जी, सभ्यता और संस्कृति, यहां पे दो शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले सभ्यता के मतलब को हम समझ लेते हैं। जैसे कि भाई अभी मैं आपकी बात कर लूं तो कई बार आप लोग टीचर के मुंह से सुनते होंगे या किसी के मुंह से सुनते होंगे, भाई ये बंदा बिल्कुल असभ्य है ना, इसके अंदर सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब क्या है कि उसका व्यवहार सही नहीं है, वो अच्छे भाषा का इस्तेमाल नहीं करता होगा, बदतमीजी से बात करता होगा किसी से भी, ठीक है, कपड़े ढंग के नहीं पहनता होगा, तभी जाके हम क्या बोलते हैं, उसको असभ्य व्यक्ति बोलते हैं, है ना। तो इसी से आप सभ्यता का मतलब समझ चुके होंगे। देखिए जी क्या लिखा है, लिखा क्या है मैंने, सभ्यता मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की एक उन्नत अवस्था है ना। मतलब कि सभ्यता का नाम ही है कि भाई आपके जीवन में, जो सामाजिक जीवन में, जो भी आपके सांस्कृतिक जीवन में, है ना, और तकनीकी जो भी आपने विकास किया है, वही क्या है, सभ्यता है। इसमें आ जाता है सामाजिक जीवन में, भाई समाज में आप सही से रह रहे हो, एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, एक संस्कृति को फॉलो कर रहे हो आप, तो आप क्या हो, सभ्य हो। अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी भाषा बोल रहे हो, तो क्या हो, आप सभ्य हो, है ना। तो यही सभ्यता का मतलब है कि भाई मनुष्य के जीवन में जो भी परिवर्तन आता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास जो भी हो रहा है, उसी को हम क्या कह सकते हैं, सभ्यता कह सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति, अगर मैं सभ्यता और संस्कृति की बात करूं तो लगभग मिलती जुलती ही परिभाषा है दोनों की, है ना। संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति लोगों के समूह की जीवन शैली है। आप किस तरीके लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हो, है ना, आपकी पूरी जीवन शैली ही आपकी संस्कृति है, जिसमें आपकी संस्कृति में आपकी भाषा भी आ जाती है, आपका पहनावा, धर्म, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति का ही पार्ट है। तो देखो, सभ्यता और संस्कृति दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। हड़प्पा संस्कृति भी बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आ गई बात समझ में, सभ्यता और संस्कृति में अंतर समझ गए। अब देखो जी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मैप को समझ लो भैया। ये देखो जी, मैप को समझना क्यों जरूरी है, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा क्या वीडियो बंद तो नहीं हो गया। जी बिल्कुल, 12 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चैप्टर के टॉपिक्स में जाने से पहले हम जरा चीजों को अगर आसान कर ले, बहुत ज्यादा आसान कर ले, तो क्या मजा आएगा ना चैप्टर समझने में भाई। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये हमारा हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख सिटी है उसका ये मैप है, आप जरा मैप को देखिए, मैप के लोकेशन को देखिए, और उसके बाद आप जब चैप्टर में जाएंगे ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, हड़प्पाई क्षेत्र, हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख शहर देखने को मिलेंगे नाम, तो आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ भैया, बनावली हरियाणा में है क्या, हाँ अच्छा बनावली हरियाणा में है। ओ कालीबंगा राजस्थान में है भाई, अच्छा हाँ चलो भाई ये बात भी हो गई। इसके अलावा लोथल, अच्छा लोथल गुजरात में है क्या भाई। तो इस तरीके से देखो, मैप में लोकेशन मैं बता देता हूं, मैप में जो लोकेशन आएगा, आप क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो अगर मैप आता है, फिक्स है भाई, पहले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 लोकेशन मैप में आना फिक्स है। तो अभी ही कर लो भाई, 3 नंबर कम से कम फिक्स कर लो अपने। देखो ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है ना, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, और आपके मैप में इंडिया वाला ही पूछा जाएगा क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो जो इंडिया में जो हड़प्पा लोकेशन है
उसी के बारे में पूछा जाएगा। बाहर जो पाकिस्तान वाले एरिया में जो लोकेशन है, बहुत कम चांस है, 1% भी चांस नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं आया अभी तक कभी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप लोकेशंस देखेंगे, सबसे पहले इंडिया में आप लोकेशन देखेंगे तो राखी गढ़ी, सबसे पहला लोकेशन आपको देखना है राखी गढ़ी। ये देखो जी, ये हमारा हरियाणा है, ये वाला ऐसे हरियाणा आपको दिख रहा है, इस जगह पे राखी गढ़ी। कई बार भाई कई बुकों में यहां भी दिखा रखा है, दिल्ली के ऊपर भी राखी गढ़ी दिखा रखा है, गलत नहीं होगा। आप इस रेंज में कहीं भी राखी गढ़ी दिखा दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में ही दिखाना। राखी गढ़ी कहां है जी? हरियाणा में है। अब आ जाओ जी बनावली, हरियाणा में ही आप ऊपर की तरफ ये वाला जो कॉर्नर आपको हरियाणा में दिखेगा, ठीक है जी, ये है हमारा बनावली। ठीक है जी, ये क्या है? बनावली है। उसके बाद आप हड़प्पा देखो भैया, हड़प्पा कहां दे रखा है ना? ये पंजाब है, पंजाब के ऊपर पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा का जो लोकेशन है, हड़प्पा जो जगह है वो कहां है? पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है भाई। तो ये हड़प्पा आपको दिख रहा होगा, ये पाकिस्तान में। ये वाला लोकेशन किसका है भाई? हड़प्पा का है। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया। आ जाओ नीचे, आ जाओ राजस्थान में, आ जाओ राजस्थान में ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आपको ये लोकेशन दिख रहा होगा। ये लोकेशन किसका है भाई? कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा लिखेंगे आप, या काली बंगल भी कह सकते हैं। कालीबंगा कौन से राज्य में? राजस्थान में है। ठीक है, नीचे आ जाओ जी, नीचे आ जाओ, गुजरात में आ जाओ। पहले गुजरात वाले लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। ये आपका गुजरात है, ठीक है जी, ये आपका ऐसे इस तरीके से गुजरात का मैप बनता है। तो सबसे नीचे इस वाले कॉर्नर पे आप क्या दिखाते हो? लोथल। क्या दिखाओगे जी? लोथल। याद कर लो भाई, नाम इंपॉर्टेंट है, समुद्र किनारे है, पूछा जाता है, बहुत बार आ चुका है। लोथल। धौलावीरा ऊपर की तरफ आप अगर हरियाणा में, हरियाणा कह रहा हूं, गुजरात में देखोगे ऊपर, या यहां भी दिखा सकते हो। इतने रेंज में आप कहीं भी दिखा दो, इस रेंज में आप, इस रेंज में आप कहीं भी दिखा दो धौलावीरा। क्या दिखाओगे जी? धौलावीरा। आगे बात समझ में? धौलावीरा। अब आ जाओ इधर, ये वाला जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर यहां पे मैप का जो ये वाला कॉर्नर दिखेगा इंडिया का, नागेश्वर। देखो जी, हिस्ट्री में मैप तो अपने साथ रखोगे, हर चैप्टर में एक ना एक मैप रहता है, तो हर चैप्टर से मैप जरूर करो, और जो भी लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं मैप में फिलअप कर लेना। ठीक है, नागेश्वर हो गया जी, ये तो इंडिया वाले भाग की हो गई। अब हम पाकिस्तान वाले भाग में चलते हैं। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा बता दिया। ठीक है जी, हड़प्पा आप समझ गए। इधर कोट दीजी दिख रहा है आपको, ये राजस्थान वाला ये सीमा बॉर्डर है। बॉर्डर के हल्का सा ऊपर आपका ये जो है, ये वाला कोट दीजी। ठीक है जी, क्या लिखोगे? कोट दी जी, कोट दीजी। ठीक है जी, कोट दीजी, ये हमारा लोकेशन हो जाएगा कोट दीजी का। कोट दीजी के ही आप और लेफ्ट जाएंगे, थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे, यहां पे दिखा दिया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को वैसे और ज्यादा लेफ्ट इस तरफ भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो मोहनजोदड़ो। ठीक है जी, मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस नगर था, और इसके बारे में तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं, डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। मोहनजोदड़ो का इतिहास, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन पद्धति पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में। ठीक है जी, चलिए जी, मोहनजोदड़ो हो गया। अब बालाकोट की बात कर लेते हैं। बालाकोट देखो, ये समुद्र किनारे आपको यहां पे दिख रहा है, ये बालाकोट समुद्र किनारे स्थित था। बालाकोट, बालाकोट हो गया जी। चलिए जी, यहां आ जाएंगे कोट दीजी के, और नीचे आओगे आप यहाँ पे, ये देखो जी, कोट दीजी के नीचे एक और लोकेशन दिख रहा है, चनहुद्रो। चनहुद्रो, ठीक है, चनहुद्रो। तो ये तो ऐसे लोकेशन है जो कि आपके 12th क्लास के सिलेबस में है। ये लोकेशन, ये पूछा जाता है आपके मैप में। लेकिन इसके अलावा भी 3-4 लोकेशन जो कि जिंदगी में हमेशा काम आएगा, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे और हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। तो सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में, मांडा, सबसे ऊपरी जो एरिया है, उत्तर का सबसे पहला जो क्षेत्र आता है हड़प्पा क्षेत्र, वो आता है मांडा। ठीक है, आप अगर जाओगे पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ पाकिस्तान का सबसे एंड वाला जो छोर है, सुतकैंडोर, सुतका कैंडोर, सुतका गैंडोर। ठीक है, सुतका गैंडोर, ये लोकेशन भी याद रख लेना, ये भी आपके हमेशा काम आएगा। आप आ जाओगे अगर इसका जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी भाग है महाराष्ट्र में, वह है दैमताबाद, क्या दैमाबाद, दैमाबाद बोल सकते हैं, दैमाबाद।
ठीक है जी। अभी पेंसिल से उतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही है, अभी यूज करना अभी सीख रहा हूं मैं। दैमाबाद यूपी में एक लोकेशन आ जाता है आपका आलमगीरपुर, ठीक है जी। आलमगीरपुर, सुदका गंडोर, मांडा, आलमगीरपुर, इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका जो पूरा लोकेशन बनता है वो त्रिभुजाकार बनता है भाई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था, ऊपर से ऐसे, अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा ये त्रिभुजाकार ये लोकेशन जो है ये बन जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आप मैप समझ चुके होंगे। मैप में सबसे ऊपर जो उत्तरी भाग है मांडा, इधर पश्चिमी भाग है सुदका गंडोर, आलमगीरपुर जो है हमारा पूर्वी भाग है, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का मैप हो गया। अब हम चलेंगे अपनी पीडीएफ में और एक एक करके हर एक टॉपिक्स को समझना शुरू करेंगे। हाँ जी, ओपन हो जाओ भाई, यहां से होगा जी। हाँ, तो देखिए जी, चैप्टर का नाम है आपका ईंटे, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो खोज का जो इतिहास है, इसकी खोज कैसे कैसे हुई, किस तरीके से इस सभ्यता की खोज हुई है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो लास्ट में बता रखा है, इसका खोज का जो इतिहास है वो लास्ट में बता रखा है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, मैं आपको खोज का इतिहास लास्ट में बता दूंगा। अभी जैसे जैसे जिस तरीके से एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन सारे टॉपिक्स को ही हम समझेंगे एक एक करके, ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए जी, परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ये दो नाम याद रखना भाई। इसको वैसे दो नाम से ही जानते हैं, दो नाम से फेमस है सभ्यता। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इस सभ्यता का जो विकास हुआ ना, ये जो सभ्यता विकसित हुई वो कहां पे हुई, सिंधु नदी के पास, ठीक है। इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है इसको, हड़प्पा संस्कृति कहे जाने के पीछे का मेन कारण क्या है कि सबसे पहला जो खोजा गया जो जगह था ना वो हड़प्पा था। इस सभ्यता का जो सबसे पहला जो खोजा गया जो जगह था वो हड़प्पा था। हड़प्पा में सबसे पहले खनन कार्य जो हुआ था, वैसे तो खनन कार्य पहले भी हो चुका था, लेकिन सबसे पहले जो मोहरे खोज निकाली थी 1921 में खोज निकाली थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी जी का ही नाम आप बताएंगे। कब की थी, 1921 में हड़प्पा नामक जगह पे खनन कार्य किया था। और सबसे पहले जो हड़प्पाई मोहरे आप समझते हैं, मोहरे क्या होता है भैया, मोहरे क्या होता है, तो मोहरे एक तरीके से स्टैम्प, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें उत्कीर्ण की जाती थी। उत्कीर्ण कह रहा हूं मतलब उसपे बहुत सारे चित्र बने हुए मिले हमें हड़प्पाई मोहरों पे। तो सबसे पहले जो हड़प्पाई मोहरे खोजी थी वो दयाराम साहनी जी ने खोजी थी। कहां से खोजी थी, हड़प्पा से। और क्योंकि सबसे पहला खोजा गया जगह हड़प्पा था, इसीलिए इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। आ रही बात समझ में। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का विकास जो हुआ था वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द हुआ था। पूरा जो एरिया था वो सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुआ था। तो ये दो चीज समझ गए होंगे भाई, दो चीज समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखा है कि पुरातात्विक जो है, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्य एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। वैसे संस्कृति शब्द का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया, जीवन शैली होती है। अब इतिहासकार संस्कृति शब्द का प्रयोग किस लिए करते हैं, पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष कालखंड का हो, मतलब कि एक विशेष समय काल में वो पाए गए हो, है ना, और उसका संबंध एक भौगोलिक क्षेत्र से हो, एक विशेष क्षेत्र से हो, है ना। जैसे कि कोई पूरा वस्तु उत्तरी भारत से मिल सकती है, कोई दक्षिणी भारत से मिल सकती है, या फिर कहीं और से मिल सकती है ना। तो इस तरीके से वो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से पाया जाता है और एक विशेष कालखंड से संबंधित रखते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया,
पुरातात्विकों के द्वारा दिया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया संस्कृति शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोगों की जीवन शैली, जिसमें धर्म, रीति रिवाज सब कुछ आ जाता है। देखिए जी, इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है, ठीक है, देखो ऊपर मैंने आपको खोज के बारे में मैंने बताया, तो खोज के बारे में आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी आप टेंशन मत लो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं बस उस पर ध्यान दो आप लोग। इस सभ्यता का काल निर्धारण जो है क्या रखा गया है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। अब देखो जी, जिन बच्चों को ईसा पूर्व का मतलब नहीं मालूम, उनसे कहना चाहूंगा भाई ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना, या हो सकता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक अलग से वीडियो ही दोबारा बना दूंगा डिजिटल बोर्ड का यूज करके। तो इस सभ्यता का समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, समय काल याद रखना भाई। ठीक है, यानी कि यह सभ्यता लगभग आज से 4624 साल पुरानी है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले ले लो, और अभी हम 2024 में आ चुके हैं, है ना, तो दोनों को प्लस कर दो, 2600 प्लस में 2024 कितने हो जाएंगे, 4624 साल पुरानी सभ्यता है जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें आरंभिक तथा परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे एकदम से 2600 ईसा पूर्व में आके लोगों ने रहना शुरू कर दिया और सभ्यता का विकास हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उससे पहले भी लोग रहते थे, जो पहले वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग, है ना। पहले वाले लोगों को, मतलब जो 2600 ईसा पूर्व से पहले जो लोग इन एरिया में रहते होंगे, उनको क्या कहा जाता होगा, उनको कहा जाता था आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग। और जो 1900 ईसा पूर्व के बाद जो इन एरिया में रहने वाले लोग थे, उनको परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग कहा जाता था। और ये जो समय काल है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व का जो समय काल है, वो है विकसित हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हम इस चैप्टर में विकसित हड़प्पा सभ्यता की ही बात करने वाले हैं, विकसित हड़प्पा सभ्यता को ही समझने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्नति प्रगति जो समय काल रहा हड़प्पा सभ्यता का, वो यही समय काल था। 2600 ईसा पूर्व से पहले तो भाई ये विकास करना शुरू किए होंगे यहाँ के लोग, 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ होगा, खत्म होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पतन के कगार पे आने शुरू हो गए। ये जो समय काल है वो पूरी तरीके से विकसित हड़प्पा सभ्यता का है, क्योंकि इस समय में वो बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति विकास कर रहे थे। ठीक है जी, तो विकसित हड़प्पा सभ्यता को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए जी, सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। अब मैं आपको बता दूं, लिपि, इस सभ्यता की लिपि, हर सभ्यता की भाई अपनी क्या होती है, लिपि होती है। लिपि क्या होता है भैया, लिपि है लिखने का माध्यम। जैसे कि मैंने लिपि लिखा, लिपि लिखा, तो ये क्या है, लिप दिया मैंने, इस मार्कर का यूज करके शब्द को लिप दिया, इसीलिए इसको बोल दिया लिपि। लिपि होता है लिखने का माध्यम। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, वो भी देवनागरी लिपि है। इंग्लिश भाषा की लिपि क्या है, रोमन लिपि है। हड़प्पाई लिपि भी थी, हड़प्पावासी भी लेखन कार्य करते थे, लेकिन हड़प्पाई लिपि का अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है, कोई भी विद्वान उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। इस वजह से हमारे पास जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है वो पूरी तरीके से जमीन के नीचे से मिले जो भी अवशेष है, उसी से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सकते हैं, है ना। बाकी लिखित रूप में अपने पास कोई भी सोर्स है ही नहीं जिससे कि हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान सके। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले भाई ईंटे, है ना, चैप्टर का नाम रखा गया है ईंटे, मनके तथा अस्थिया। तो ईंटे, मनके और अस्थिया, ये 3 स्रोत तो ऐसे हो गए भाई। चैप्टर का नाम इसीलिए ईंटे, मनके तथा अस्थिया रखा गया है क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मेन स्रोत क्या है, ईंटे, मनके और अस्थिया ही है। आ रही बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, उनके आवास, जो उन्होंने आवास बनाए थे, घर बनाए थे, घरों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस दिख रहे हैं, है ना, ये उनके घरों के अवशेष वगैरह जो बच गए हैं, आज भी सुरक्षित है, इससे हम जान सकते हैं। मृत भांड, मृत भांड क्या होता है भैया, तो मृत भांड होता है मिट्टी के बर्तन, है ना। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, इधर एक मिट्टी का बर्तन है, ये हड़प्पाई मिट्टी का बर्तन है, इससे भी जान सकते हो आप। इसके अलावा आभूषण, आभूषण समझते हैं ना, जो महिलाएं पहनती है आभूषण, मैं भी पहन लेता हूं, मेरे पास भी है, देखो ये मैंने चैन पहन रखा है।
तो ये भी आभूषण ही कहलाएगा, है ना। तो आभूषण, आभूषण से भी पता चलता है। इसके अलावा औजार है भाई, औजार यानी कि बहुत सारे हथियार बनाए होंगे उन्होंने, बहुत सारे औजार बनाए होंगे, इस्तेमाल में लाए होंगे, है ना। तो उन औजारों से पता चल जाता है। मोहरे, भाई हड़प्पाई मोहरे तो बहुत ज्यादा मतलब जानकारी हमें देती है भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। मोहरों के बारे में आगे अभी जानकारी दे रखा है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत तो भाई मोहरे ही है, समझ लो। बाट, बाट समझते हो ना, बाट मतलब बट्टा, जिसका इस्तेमाल सामान को तौलने के लिए होता है। अभी तो भाई कंप्यूटर वाले तो तराजू आ चुके हैं, लेकिन पहले जैसे कि मैं अपनी बात कर लूं, गांव में रहता था बचपन में, या अभी भी कई जगह पे वो बट्टा जो है उसका इस्तेमाल होता है ना। तो बाट हो गए जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो ये ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिल जाती है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं हम हड़प्पाई मोहरों के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पाई मोहरों की क्या विशेषताएं थी, है ना। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अभी तक जितना भी मैंने समझाया समझ में आ रहा होगा। कोशिश ये रहेगी कि हर एक चैप्टर को हम कम से कम 2 पार्ट्स में समझे, 2 पार्ट से ज्यादा ना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, 50% चैप्टर कोशिश यही रहेगी कि इसी पार्ट में हम 50% चैप्टर को खत्म कर ले। देखो जी, हड़प्पाई मोहरों की आप बात करेंगे भैया, हड़प्पाई मोहरे, कलर चेंज कर दो जरा मैं यहां से, हाँ देखिए जी। तो हड़प्पाई मोहरे जो है, मोहरे आपको समझ में आ चुका है। मोहरे यानी कि स्टैम्प, है ना, स्टैम्प। उसमें मतलब किसी भी प्रकार के आकार या आकृति बनाई जा सकती थी मोहरों पे, ठीक है। जैसे कि इससे पहले वाले पेज पे आप देखेंगे कुछ मोहरे भी दिखाया हुआ था। जैसे कि यहाँ पे ये सारे जो चित्र आपको दिख रहे हैं, ये एक तरीके से ये जो है ये आपका हड़प्पाई मोहरे ही है, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं, ये हमारे भोले बाबा है, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। तो ये आकृति किस पे बनाया गया है? हड़प्पाई मोहर है, मोहर मोहर के ऊपर बनाई गई है। आप इसे देखेंगे, इसको देखिए, ये भी एक हड़प्पाई मोहर है। इस पे एक हड़प्पाई लिपि का चित्र है, ठीक है। इस लिपि का अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है भाई, बुक में भी चित्र दे रखा है, आप अर्थ निकाल देना भाई। इतिहास के पन्ने पे आपका नाम लिखवा दूंगा अगर आपने हड़प्पाई लिपि का अर्थ बता दिया। देखो यहाँ पे एक जानवर का चित्र भी बना हुआ मिला है, तो ये क्या है? हड़प्पाई मोहर है। मोहर पे बहुत सारे आकृति, बहुत सारे जानवरों के चित्र हमें मिले हैं बने हुए। हाँ जी, तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, इसकी सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी? सबसे अनोखी पुरा वस्तु, विशिष्ट पुरा वस्तु हड़प्पाई मोहरे ही थी, सबसे अनोखी, ठीक है। हड़प्पाई मोहरे सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है एमसीक्यू में। हड़प्पाई मोहरे किस पत्थर से बनी होती थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, एक प्रकार का पत्थर होता था, ठीक है। अब देखो हड़प्पाई मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सके। मतलब इसमें हमें एक ऐसा लिपि भी लिखा हुआ मिला है, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी इससे पहले वाले पेज में दिखाया था। ऐसा मतलब लिपि है जिसको अभी तक विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं, और बहुत सारे जानवरों के चित्र भी हमें हड़प्पाई मोहरों पे देखने को मिल जाता है। तो ये हड़प्पाई मोहरों की विशेषता थी। उम्मीद करता हूं हड़प्पाई मोहरों की खासियत आप समझ चुके होंगे। चलिए जी अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, चित्र हमने देख लिया, ये सब हड़प्पाई मोहरों के चित्र हैं। ये सारे जो चित्र आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी चित्र आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे हड़प्पाई मोहरों के चित्र हैं, जिनमें बहुत सारे जानवर वगैरह बने हुए हैं, है ना। तो इससे आप थोड़ा सा समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। चलो जी आरंभ। अब ये आरंभ वाला टॉपिक आ गया। जैसे कि मैंने इस टॉपिक को आप कैसे समझेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व, ठीक है जी। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का समय काल है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि भाई इससे पहले भी 2600 ईसा पूर्व के आसपास भाई हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, 1900 ईसा पूर्व आते आते तक अंत हो गया। लेकिन जो 2600 ईसा पूर्व से पहले यहां पे जो लोग रहते होंगे, हड़प्पाई क्षेत्र में रहते होंगे भाई लोग, जाहिर सी बात है एकदम से तो थोड़ी नहीं वहां पे आसमान से टपक गए होंगे और घर बनाना शुरू कर दिया होगा, अच्छे अच्छे मकान बनाए होंगे और उसमें रहना शुरू कर दिया होगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा, है ना। एकदम से तो परिवर्तन हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। कोई भी परिवर्तन आपके लाइफ में होगा या फिर इस दुनिया में होगा, वो धीरे धीरे ही होगा, एकदम से परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, है ना। तो 2600 ईसा पूर्व से पहले जो हड़प्पाई लोग थे, जो हड़प्पाई क्षेत्र में जो लोग रहते थे, है ना, उसको हम
आरंभिक हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, या आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग बोल देते हैं। और इस टॉपिक में आपको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बताया गया है, ज्यादा जानकारी नहीं दे रखा, क्योंकि हम तो भाई ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के समय काल की बात करने वाले हैं ना। हम तो भैया विकसित हड़प्पा सभ्यता को समझने वाले हैं, हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को नहीं समझने वाले। इसके बारे में भी आप कॉलेज में जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस 3-4 पॉइंट बता रखे हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जी, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, है ना, इनकी यह संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। मतलब इस समय के जो लोग थे उनकी खुद की एक मृदभांड शैली थी, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने की एक तकनीक रही होगी, उसके लिए फेमस है। मतलब मिट्टी के बर्तन भाई बढ़िया बनाते थे लोग। कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी का काम करते थे, है ना। मतलब लोग जो थे खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिल्पकारी का काम भी करते थे। शिल्पकार आप समझते ना, शिल्पकार आप समझते ना, जो हाथों से चीजों को बनाते हैं, तो ये भी काम करते थे। देखो जी, इस समय तक व्यापार का विकास नहीं हुआ था, है ना। व्यापार के लिए जो भी चीजें चाहिए वो व्यवस्था ये नहीं बना पाए थे, यानी कि व्यापार उस समय नहीं होता था। बाहर देशों के साथ खास करके व्यापार इस समय नहीं होता था, ठीक है। बस्तियां आमतौर पर छोटी थी, इसीलिए तो ये आरंभिक सभ्यता है। लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता की खासियत क्या होगी कि बस्तियां बहुत विशालकाय हो जाएंगी, है ना, बड़े बड़े शहर विकसित हो जाएंगे। लेकिन इस समय की बस्तियां बहुत ज्यादा छोटी थी, ये समझ गए आप। उसके बाद इसमें बड़े आकार की जो संरचनाएं थी वो ना के बराबर थी, मतलब बड़ी संरचनाएं थी नहीं। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया। ये खासियत है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। भाई देखो, जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, अपना सजेशन जरूर देना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कमेंट में बता देना, अपने दोस्तों को बता देना, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ सके। चलिए जी, अब आ गया है निर्वाह के तरीके। अब हम बात करने वाले हैं हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके क्या थे, है ना। तो निर्वाह का मतलब क्या होता है भाई? निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन, है ना, कि भैया हड़प्पा वासी किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, है ना। जीवन यापन करने के लिए भाई खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल करोगे। क्या भूखे पेट जिंदा रह सकते हो भाई? नहीं रह सकते, है ना। तो खाने पीने की चीजों में किन चीजों का इस्तेमाल करते थे? तो देखिए जी, यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है कि कई प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। पहली बात तो भाई कई प्रकार के पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। मछली इनका मुख्य आहार था, ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास से नदियों में भाई मछलियां मिल जाएगी आसानी से, पकड़ो और खाओ, है ना। तो मछली के माध्यम से भाई भोजन प्राप्त कर लेते थे। अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा वगैरह शामिल थे। ये सारे अनाज के दाने में थे ये सारी चीजें। देखो, अपने पास रखो नोटबुक, एक अलग से स्पाइरल ले लो, नोटबुक ले लो। हिस्ट्री के लिए अलग, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग और दूसरे सब्जेक्ट के लिए अलग। जो भी पढ़ाऊंगा इसी तरीके से पीपीटी बनाएंगे हम, बढ़िया सा पीपीटी, और पीपीटी के थ्रू समझाएंगे। तो आप सब कुछ नोट डाउन करते रहो, ठीक है। आप खुद से मेहनत करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे मैं ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन जब खुद से लिखे रहोगे ना भाई, उससे पढ़ने का अलग ही मजा आएगा फिर, समझ रहे हो। तो ये हो गया जी। बाजरे के दाने गुजरात से मिले, ये चीज याद रखना भाई, एक नंबर में आ जाता है। बाजरे के दाने कहां से मिले हैं? गुजरात से। और चावल के दाने भाई कम मिले हैं। देखो, चावल के दाने कम पाए गए हैं, जो क्या दर्शाता है कि चावल की खेती वहां पे कम होती होगी और चावल कम खाते होंगे, मतलब चावल नहीं थे। चावल मत समझ जाओ भाई, जो बच्चे समझने वाले समझ गए। तो ये चावल नहीं खाते थे क्योंकि यहाँ पे चावल की खेती नहीं होती होगी। इसके पीछे का मेन रीजन ये था, सिंधु नदी के आसपास तो था ही एरिया, लेकिन ज्यादातर एरिया गर्म और शुष्क क्षेत्र में स्थित था। जैसे कि राजस्थान की बात कर लो, राजस्थान के आसपास के एरिया की बात कर लो, वर्षा बहुत कम होती थी। और धान की खेती के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वर्षा होना चाहिए, लेकिन बारिश होती नहीं थी, तो इस वजह से चावल की खेती कम होती होगी। देखो, हड़प्पा स्थल से मिले जानवरों की हड्डियों में कई प्रकार की मवेशियां, जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां मिली है ना। जिससे यह समझ में आता है कि ये जानवर इनके पालतू जानवर थी और इससे भी भोजन प्राप्त करते थे। इससे भी दूध वगैरह मिल जाता होगा इनको, मांस मिल जाता होगा। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आ चुके हैं हम। जंगली प्रजातियों में देखिए, जंगली जानवर से भी भोजन प्राप्त करते थे। इनका भाई शिकार करते थे, जैसे कि
वराह जो जंगली सुअर है वो हो गया, हिरन है, घड़ियाल है ना, इनकी हड्डियां भी मिली है। और ये जो है ये जानवर ज्यादातर शिकार करके प्राप्त करते होंगे हड़प्पावासी। साथ ही साथ मछली, पक्षियों की हड्डियां भी मिली है ना। और इसके अलावा हड़प्पावासी इन जानवरों का शिकार करते थे, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो जी, कई तरीके के इतिहासकार होते हैं, पुरातात्विद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इससे पीछे मैंने क्या बताया आप सभी को, इससे पहले मैंने आपको अनाज के दानों वगैरह के बारे में बताया था। तो ये अनाज के दानों के बारे में जानकारी हमें कौन से विद्वान देते हैं? ये देते हैं जो पुरा वनस्पतिज्ञ होते हैं। पुरा वनस्पतिज्ञ यानी कि ऐसे विद्वान जो कि वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उनको हम पुरा वनस्पतिज्ञ बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जो जानवरों का अध्ययन करते हैं, जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, है ना, अस्थियों का अध्ययन करते हैं, तो उनको हम जीव पुरातात्विद बोलते हैं। जीव पुरातात्विद जो कि जानवरों का अध्ययन करते हैं। तो इनके जानवरों के बारे में जानकारी किसने दिया है? जीव पुरातात्विदों ने दिया है। और जो ये अनाज का इस्तेमाल करते थे, अनाज के दानों के बारे में जानकारी किसने दिया है? पुरा वनस्पतिज्ञों ने दिया है। तो ये दो लाइनें आप जरूर याद रखना। पुरा वनस्पतिज्ञ यानी कि जो वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, और जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतु की हड्डियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं जीव पुरातात्विद, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। ये हो गया, हाँ जी। अब कृषि प्रौद्योगिकी की हम बात कर लेते हैं। हड़प्पावासियों की कृषि प्रौद्योगिकी। अच्छा जी, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए भाई, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, ठीक है जी। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, ठीक है। मतलब कि खेती करने के लिए कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से खेती करते थे। तो खेती करने के लिए भाई बहुत सारे तरीके थे जिसका इस्तेमाल हड़प्पावासी किया करते थे, है ना। जैसे कि हमें देखो अनाज के दाने मिले हैं, जिससे कि कृषि के संकेत मिलते कि हाँ भाई वहां पे खेती होती होगी, है ना। वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ एक तरीके का जानवर होता था, ठीक है। वृषभ क्या था? एक तरीके का जानवर। जो मैंने अभी आपको एक मोहर दिखाया था, उसमें चित्र भी है वृषभ का। तो वृषभ एक तरीके का जानवर होता था, जिसको आप बैल भी कह सकते हैं। बैल जैसा ही एक जानवर था, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हो सकता है कि खेती के लिए होता होगा। खेत जोतने के लिए क्या करते थे? बैलों का प्रयोग करते थे। अब इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि भाई हम बात कर रहे हैं आज से 4600 साल पहले की। तो भाई उस समय खेती करने के लिए क्या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है बैलों का इस्तेमाल होगा। तो बैलों का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। चौलिस्तान और कई स्थल जैसे कि बनावली, हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रारूप मिले हैं भाई, है ना। मिट्टी के हल के प्रारूप। अब बच्चे भाई बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। बच्चे बोलेंगे कि भैया अच्छा मिट्टी के हलों का इस्तेमाल करते होंगे खेतों को जोतने के लिए। अबे बेवकूफो, मिट्टी के हलों का इस्तेमाल मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं ऐसा। जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता था तो बच्चे ऐसा बोला करते थे, यार देखो मिट्टी के हलों का इस्तेमाल कैसे करेंगे खेत को जोतने के लिए? नहीं, उनके जो हल थे ज्यादातर, क्योंकि लोहे का इस्तेमाल इस समय नहीं हुआ था। हड़प्पा वासियों को भाई लोहे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लोहे का इस्तेमाल इस समय शुरू नहीं हुआ था, तो लकड़ियों के हलों का इस्तेमाल करते होंगे। अब ये मिट्टी के हल के प्रारूप मिले हैं, खिलौने मिले हैं, ठीक है। मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं, जो कि इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा वासियों को हलों के बारे में मालूम था, है ना, और उसका इस्तेमाल करना वो जानते थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान में, आपको पता है राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों। ऊपर वाला लाइन मैंने बताया, चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के हल के प्रारूप मिले हैं। कालीबंगन से हमें क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि हलों का इस्तेमाल, बैलों का इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए करते थे। और ये याद रखना भाई, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। खेत में हल्के रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए भी दिखाए गए, ठीक है। एक सेकेंड। खेतों में हल्के रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों को उगाई जाती थी। मतलब कि खेतों में ना अलग अलग रेखाएं थी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे भाई, जैसे दो खेत है तो दो खेतों को अलग अलग पार्ट्स में बांटने के लिए बीच में रेखा बना दी जाती है ना। इस तरीके से रेखाएं बना दी जाती है, जो कि एक दूसरे को समकोण पे भी काटती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि एक खेत में अलग फसल, दूसरे खेत में अलग फसल उगाया जाता होगा, है ना। मतलब अनेक प्रकार की फसलें उगाते थे।
सिंचाई के लिए भी भाई अनेक प्रकार के साधनों का निर्माण किया था, जैसे कि नहर का निर्माण, कुओं का निर्माण इन्होंने किया था। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको देखो भाई, ये ध्यान रखना, ये आता है पेपर में। अफगानिस्तान में सोर्दुघई। अब एक सोर्दुघई जगह है जो कि किस देश में है? अफगानिस्तान में। यहां से मिला है नहर के अवशेष, नहरों के अवशेष मिले हैं, है ना, जो इस बात को दर्शाता है कि खेतों की सिंचाई के लिए, सिंचाई का मतलब समझते हो ना भाई, सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना। तो सिंचाई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? नहरों का इस्तेमाल। नहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान के सोर्दुघई से पाए गए हैं, तो ये भी याद रखो। धौलावीरा, देखो जी, धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। आपको पहले ही बता चुका हूं। धौलावीरा से एक जलाशय मिला है। क्या मिल गया? धौलावीरा से एक जलाशय मिल गया, और इस जलाशय का इस्तेमाल भी खेतों की सिंचाई के लिए होता होगा, तो इसको भी आप समझ चुके होंगे। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कृषि प्रौद्योगिकी वाला जो टॉपिक है ये समझ चुके हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ कि आपके हर एक डाउट को मैं सॉल्व जरूर करूंगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हाय, गर्मी बहुत है भाई, अभी एसी लगवाया नहीं, एसी लगवाएंगे तभी जाके काम बढ़िया होगा। चलिए जी, अब तो भाई, अब तो ऐसा टॉपिक आ गया है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो मत। पूरे पूरे 8 नंबर में आता है, पूरे 8 नंबर, पूरे 8 नंबर के लिए इस टॉपिक को हम तैयार करने वाले हैं, और बार बार आता है, हर बार आता है, तो इसीलिए ध्यान से समझना। देखो जी, मोहनजोदड़ो की हम बात करेंगे इसमें, है ना। मोहनजोदड़ो पूरा का पूरा एक नियोजित शहर था हमारा, सबसे ज्यादा नियोजित, और इतना ज्यादा नियोजित कि आज भी इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे जगह देखने को मिल जाएंगे जो कि अनियोजित है, नियोजित ढंग से नहीं बसाए गए। गलियों का पता नहीं है, नालियों का पता नहीं। अब देखो, मेरे पास में ही एक बस्ती है, मैं किसी जगह की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मैं बस एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि वहां के जो घर है, घर की ऊंचाई इतनी कम है कि एक बार क्या हुआ, मैं अपने एक लंबे से दोस्त के साथ उस मोहल्ले में गया, तो वहां पे मेरे दोस्त को ना झुक के चलना पड़ता था। अगर किसी गली से निकलना है तो ऐसा झुक के चल रहा हो, इतनी उसकी हाइट थी, तो मतलब वो सही से निकल नहीं पा रहा था। गलियां इतनी पतली थी कि मोटा अगर दोस्त को लेके जाऊं, कभी एक आध दोस्त मेरे मोटे हैं, उनको लेके जा रहा हूं तो भाई वो निकल नहीं पा रहा, फंस जा रहा है, वो ऐसे ऐसे दुबक के पेट पिचका के निकल रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसी ऐसी गलियां भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये आसपास जो आपके आसपास ये जो बस्तियां है क्या नियोजित है? क्या इनको नियोजित ढंग से बसाया गया है? नहीं, जहां मन किया घर बना लिया, जहां मन किया वहां नाली बहा दी, इस तरीके से भाई हमारी बस्तियों को बसाया गया है। लेकिन हड़प्पा वासी इतने समझदार थे, आज से 4600 साल पहले उन्होंने अपने नगरों को बसाना शुरू किया था। मोहनजोदड़ो पूरा का पूरा नियोजित नगर था, नियोजित ढंग से बसाया गया था, ठीक है जी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हम समझेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे अनूठी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था, सबसे अनूठी, सबसे खासियत। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला, क्योंकि यहां से ना बहुत सारे, जब खनन हुआ तो खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से ना बहुत सारी कब्र मिली, है ना, इसीलिए इस नाम का अर्थ क्या रखा गया? मृतकों का टिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिला, ठीक है। वैसे सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। थोड़ी राइटिंग अभी आ नहीं रही है, पर धीरे धीरे आएगी भाई, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है। राइटिंग और अच्छी हो जाएगी मेरी, टेंशन ना लो, अभी यूज करना सीख ही रहे हो बस। तो राखाल दास बनर्जी जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब देखो भैया, मोहनजोदड़ो पूरा नियोजित शहर था। नियोजित क्यों था ये शहर, उसी के बारे में इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो देखो जी, मोहनजोदड़ो में क्या था? बस्तियों को पूरी तरीके से 2 भागों में बांटा गया था। बस्तियों का विभाजन कितने भागों में था? 2 भागों में विभाजित था। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। जैसे कि एनिमेटेड वीडियो में मैंने आप लोगों को छोटा भीम का एग्जांपल दिया था, यहां भी दूंगा, टेंशन मत लो। चलते हैं अपनी इमेज देखते हैं, जरा फोटो देख ले थोड़ा, है ना, किस तरीके से बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था। देखो जी, हाँ, कहां है छोटा भीम भाई हमारा? छोटा भीम का फोटो मैंने डाउनलोड करके पहले से रख रखा है। ये देखो जी, ये देखो जी, ये आ गया हमारा छोटा भीम। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारा ढोलकपुर है, ठीक है, ढोलकपुर। और हमारे प्यारे ढोलकपुर वासियों, कैसे हैं आप सभी?
देखो यार, बचपन में मैं अगर अपनी बात बताऊं तो बचपन में मैंने बहुत ज्यादा छोटा भीम देखा। मतलब पूरी जो हमारी पलटन थी एक साथ बैठ जाते थे, एक साथ देखा करते थे और पूरे दिन दिन मतलब छोटा भीम देखने में बीत जाता था। तो अपना फेवरेट कार्टून हुआ करता था एक वक्त पे। अभी तो नहीं देखता वैसे, अभी इतना टाइम भी नहीं है। और अब देखो यार, उम्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि आपका इंटरेस्ट बदल जाता है। बचपन में आप खिलौनों के लिए लड़ते थे, आपके खिलौने चाहिए थे, कार्टून देखने के लिए लड़ते थे। इस एज में चीजें बदल चुकी है ना, हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अब हम किसी और चीज के लिए लड़ रहे हैं। कई लोग पैसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ और दूसरी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर जब शादी वगैरह हो जाएगी तब हमारी जो पसंद है नापसंद है वो बदल जाएगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे लिए ये सारी चीजें और महत्व नहीं रखेंगी। उस समय हमारी सोच अलग होगी, हम अलग चीजों को पसंद करेंगे, हमारी पसंद नापसंद उस समय और ज्यादा बदल जाएगी। तो मतलब उम्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, इंटरेस्ट हमारे बदलते रहते हैं, है ना। तो छोटा भीम है, आप देखेंगे कि हमारा ढोलकपुर है, ठीक है। ढोलकपुर जो है वो बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। ये निचला शहर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये क्या है, निचला शहर है। लेकिन आप ऊपर देखेंगे ये ऊंचाई पे बनाया गया, राजा इंद्र वर्मा का महल है ना। आपको पता है कि पहाड़ के ऊपर बनाया गया। इसको आप क्या कह सकते हो, आप इसको दुर्ग कह सकते हो, जो कि ऊंचाई पे बनाया गया है। और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, निचला शहर हो जाएगा। और ऊपर वाला आपका हो जाएगा दुर्ग, जो है वो आपका ऊपरी शहर हो जाएगा, यानी कि दुर्ग हो जाएगा, है ना। एक आध इमेज और है हमारे पास क्या, हाँ जी, ये देखिए, ये भी हाँ, इसमें ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। इसमें तो भाई सारे कैरेक्टर भी हमारे दिख रहे हैं। कैरेक्टर आप लोग देख सकते हैं भाई, कैरेक्टर ये अच्छा देखो भाई, मैं सारे कैरेक्टर के नाम बता देता हूँ। ये हमारे कालिया भाई है, ये ढोलू बोलू, हाँ ढोलू बोलू है। ये हमारे जग्गू बंदर मस्त कलंदर, है ना। ये भीम की बत्ती धूम मचाए, राजू भाई हमारे, ये चुटकी। अच्छा ये देखो, मेरे को तो भाई इनका भी नाम याद है, इनका भी नाम याद है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, है कौन है। वैसे हिंट दे देता हूँ, साइंटिस्ट थे, है ना, नए नए आविष्कार किया करते थे। तो इनका नाम क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। तो देखो, ये जो नीचे वाला एरिया है वो पूरा क्या हो जाएगा, निचला शहर। ये राजा इंद्र वर्मा का महल है, रानी राजकुमारी इंदुमती यहाँ पे रहती है हमारी। तो ये क्या है, ये आपका ऊपरी शहर है, यानी कि इसको दुर्ग कह सकते हो आप, ठीक है। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी क्या था, हड़प्पाई क्षेत्र में भी क्या था, बस्तियों को दो भागों में बांटा गया था। फिर से हम अपने पेज पे आ जाते हैं, है ना। एक जो था वो नीचे था और दूसरा जो था वो हमारा ऊपर की तरफ बना हुआ था, जिसको हम दुर्ग भी कह देते हैं। तो ये पेज तो हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखो जी, आगे क्या लिखा है कि दुर्ग के ऊंचाई का कारण यह था कि यहां की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बना था, ठीक है जी। कच्ची ईंटों के चबूतरों पे बनाया गया था, इसलिए दुर्ग की ऊंचाई ज्यादा थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ यह था कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, यानी कि दुर्ग को ऊंचे दीवारों से घेरा गया था, घेराबंदी की गई थी। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था और ये दोनों एक दूसरे को अलग करती थी। अब देखो, कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। चबूतरा क्यों बनाते थे, अब देखो भैया, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो कि आप घर बना रहे हो, ठीक है। अब घर बनाओगे तो क्या करोगे, नींव डालने के लिए जमीन के नीचे से आप दीवार खड़ी करोगे, है ना। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी विट्टी भर दोगे, फिर जाके आप उसके ऊपर क्या बनाओगे जी, उसके ऊपर आप क्या बनाओगे जी, घर बनाओगे, है ना। तो ये नीचे वाला चबूतरा क्या करेगा, एक तरीके से ये चबूतरा क्या काम करता है, घर को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से घर को बनाते थे कि भाई एक ऊंचा चबूतरा बना दिया पहले, और ये चबूतरा क्या काम करेगा, घर को नींव प्रदान करेगा, घर को मजबूती प्रदान करेगा, इसीलिए इस चबूतरे को बनाया जाता था। अगला पॉइंट क्या है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था, है ना। पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था और उसके बाद फिर उसके अनुसार बस्तियों को बसाया गया था। ये नहीं कि पहले भाई घर पर बना दिए, नियोजन कुछ किया नहीं, मतलब योजना नहीं बनाया कि कैसे कैसे बस्तियों को बसाना है, सीधा घर पर बना दिए, नालियों का था पता नहीं है, गलियों का था पता नहीं है। ये चीज नहीं था वहां पे। पहले बस्तियों का नियोजन किया गया था, एक प्लान बनाया गया था कि हाँ भाई बस्तियों को इस तरीके से हम बसाएंगे, उसके बाद फिर बस्तियों का निर्माण किया गया था। ये खासियत थी यहाँ की भाई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ईंटों की बात कर लेते हैं तो हड़प्पा वासी समान आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटें धूप में सुखा के बनाई जाती थी और कुछ भट्टी में पका के भी बनाई जाती थी, लेकिन ये समान आकार की होती थी, ठीक है, समान आकार की होती थी। और ईंटों की लंबाई जो है चौड़ाई और ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और
दुगनी होती थी। जैसे कि आप ईंटों के आकार को देखेंगे, है ना, तो जैसे ईंट बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से बनाए जाएंगे ईंट, ऐसे आकार के होते हैं। तो चौड़ाई, ये वाला एरिया चौड़ाई हो जाएगा, है ना, ये वाला पूरा ये ऊंचाई हो जाएगा, इधर का चौड़ाई है, और ये एक तरीके से लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, इस प्रकार की जो ईंटें थी वो कई हड़प्पाई बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी और उसका इस्तेमाल घरों को बनाते समय होता था। तो ईंटों के बारे में बस आपको क्या चीज याद रखनी है भैया, जो ईंटें थी वो ईंट में मतलब भट्टी में सुखा के, धूप में सुखा के और भट्टी में पका के बनाई जाती थी, लेकिन ये सारे समान आकार की ईंटें होती थी। ठीक है, बस इतना बता दो, काफी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नालों का निर्माण, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अलग से आपके पेपर में 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, 3 नंबर में भी आ सकता है, और जब आपका 8 नंबर का मोहनजोदड़ो वाला क्वेश्चन आएगा तब तो ये बताना ही बताना है। तो देखिए जी, नालों का निर्माण कैसे करते थे। तो हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। मतलब कि अपने नगरों से गंदे पानियों को निकालने के लिए उन्होंने जो जल निकासी की प्रणाली जो अपना रखी थी वो सबसे अनूठी थी, सबसे ज्यादा इसी की विशेषता मतलब यहाँ पे आपको समझना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जितने भी सड़कें थी, जितनी भी गलियां थी, उसको ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। मतलब कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि भैया इधर से एक गली आ रही है, गली के साथ क्या बना दी, नाली बना दी। ठीक है, एक गली इधर से जा रही है जी, एक नाली इसी के साथ भी बना दी। तो इस तरीके से आगे आप देखोगे इधर भी एक सड़क हो जाएगा भाई, नाली हो जाएगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि हर जगह गलियां नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई निकल रही है। इसको बोलते हैं ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। जब गलियां और नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटे उसको आप बोलेंगे ग्रिड पद्धति। अब देखो आसपास में क्या बना दिया भाई, घर बना दिए इस तरीके से लाइन से, है ना, लाइन से क्या बन गए भाई, पहले गली और नाली बन गई, उसके आसपास फिर घर बना दिए। इस तरीके से नगरों का विकास किया गया था। अब नोएडा में गया था अभी हाल फिलहाल में, तो वहां पे मैंने देखा था कि वहां पे बिल्कुल नियोजित ढंग से बस्तियों को बसा रहे हैं। मैंने देखा कि भाई सड़कें, गलियों का निर्माण हो चुका है, नालियां भी बन चुकी है, घर अभी बने नहीं है। लेकिन क्या होगा कि जब घर बनेंगे तब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मेरे आसपास में एक जगह है जहां पे मैं देख रहा हूं कि घर बना रखे, नालियों का तो पता नहीं है, गलियों का तो पता नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, सड़कों को बना रहे, दोबारा से गलियों को बना रहे हैं। बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, रोज जाम लग जाता है, ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है पूछो मत। 1-1 घंटे लोग जो है वो जाम में फंसे रहते हैं। किसके वजह से, क्योंकि उन बस्तियों को नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया। तो जिस तरीके से मेरे को लगता है कि भाई हाँ हम उन्नति प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इन चीजों पे भी काम करना बहुत जरूरी है ना। बस्तियों को कैसे बसाना है, सड़कों को कैसे बनाना है, इस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। मान लो कि अगर मतलब सड़क अच्छी नहीं है, तो मान लो कि कोई बंदा है, मतलब इमरजेंसी में उसको लेके जाना है, एम्बुलेंस के थ्रू लेके जा रहे हैं, सड़कें अच्छी नहीं होगी तो क्या वो टाइम से पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, पहले ही मर जाएगा। डॉक्टर भले ही कितना भी अच्छा हो, डॉक्टर बचा लेंगे उसको, लेकिन क्या वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा तो क्या वो बचेगा, नहीं बचेगा। इसके लिए सड़कों का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। चलिए जी, तो ये सड़कें, मतलब ये जो गलियां थी और नालियां जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई निकलती थी। अब देखो पहले क्या था, पहले गलियों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था, उसके आसपास फिर आवासों का निर्माण हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि पहले ये नहीं है कि भाई पहले घर बना दिए, नालियों का था पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पहले गलियों के साथ नालियों को बनाया गया, फिर उसके आसपास फिर घर बनाए गए। आगे बात समझ में जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हर घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था, जिससे कि घर का गंदा पानी गलियों की नालियों से निकल सके। अब घर का कोई एक भी हिस्सा भाई अगर गली से सटा नहीं होगा तो कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा ना घर का भाई नाली के साथ। तो घर का कोई ना कोई एक हिस्सा गली से सटा होना जरूरी था, ताकि पानी को आसानी से निकाला जा सके नालियों के माध्यम से। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया आपका नालियों के बारे में। देखते कुछ और पॉइंट है यहां पे। देखो जी, यहां पे चित्र भी दे दिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पे ये नाली वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है, ये देखो, ये वैसे पूरा चित्र नहीं है, आई थिंक ये गली होगा, ये वाला एरिया जो होगा वो गली होगा, है ना।
इसके साथ साथ ये देखो ऐसे नाली बनाई गई है, एक नाली उधर चली गई, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से ऐसे, ये देखो कितने अच्छे तरीके से ईंटों का इस्तेमाल करके नालियां बनाई गई है। तो आप इस चित्र से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियोजित ढंग से अपने नगरों को बसा रखा है इन्होंने। अच्छा जी, अब आ चुका है गृह स्थापत्य के बारे में। अच्छा, गृह स्थापत्य का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपको गृह स्थापत्य का मतलब ही मालूम होना चाहिए, है ना। गृह स्थापत्य से हम क्या समझते हैं? देखिए जी, गृह स्थापत्य यानी कि घरों की स्थापना। गृह मतलब क्या होता है? गृह का मतलब होता है घर, स्थापत्य का मतलब होता है बनाना या फिर स्थापना करना। यहां पे हम हड़प्पा वासियों के आवास की बात करने वाले हैं, आवासीय भवन, ठीक है जी। अच्छा, आवासीय भवन क्या होते हैं? आवासीय भवन यानी कि जिसमें आप रहेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे? निवास करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? आवासीय भवन बोलते हैं, है ना। अब देखो जी, हड़प्पा वासियों ने भी अपने लिए आवासीय भवन बनाया होगा, जहां पे वो लोग रहते होंगे, जहां पे वो अपना सारा मतलब अपनी जिंदगी बिता रहे भाई, उसमें घरों में रह रहे हैं ना। तो आवासीय भवन का विस्तार कहाँ था? आवासीय भवन कहाँ बनाया गया था? जो मोहनजोदड़ो में जो निचला शहर था ना, वहां पे आवासीय भवन बनाए गए थे, ठीक है। आवासीय भवन के बीच में क्या होता था? आंगन के मतलब आवासीय भवन के केंद्र में आंगन होता था, बीच में आंगन होता था, और उसके चारों तरफ क्या बने होते थे? कमरे बने होते थे। ऐसा आज भी है। आज भी मैं अपने घर की बात कर लूं भाई, तो आप जाके देखोगे ना, तो मेरे घर में भी क्या है कि बीच में आंगन है, इधर से कमरे बने हुए, इधर से कमरे बने हुए, इधर से कमरे बने हुए, पीछे भी हमने वैसे गेट छोड़ रखा है हमने जाने के लिए पीछे की तरफ। तो चारों तरफ कमरे बने होते थे, बीच में क्या होता था? आंगन होता था। आंगन खाना पकाने के लिए और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, मतलब कि खाना बनाते थे, ठीक है। बीच में भाई आंगन में बैठ रहे हैं, आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, है ना। तो आंगन का इस्तेमाल इसलिए भी होता था। कटाई करना यानी कि जो सूत काटने का काम होता है, वो काम भी यहाँ पे करते थे। खास तौर पे कब करते थे? गर्म और शुष्क मौसम में, है ना। क्योंकि भैया ठंडे में थोड़ी नहीं आंगन में जाके बैठोगे भैया, ठंडे में तब बैठोगे जब धूप खिली होगी, है ना। ऐसा तो जाके बैठोगे नहीं, ठंडा लगेगी। लेकिन गर्मियों में क्या होगा? आंगन में बैठोगे, ठंडी हवा आएगी, मजा आएगा। तो आंगन में जाके भाई ये काम करते थे। कब? गर्म और शुष्क मौसम में। एकांतता को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। एकांतता का मतलब क्या है? एकांतता का मतलब है कि घर की बातें घर में रहे, है ना। मतलब घर में जो लड़ाई हो गई भाई, फैमिली के बीच में कोई मैटर हो गया, या सास बहू के बीच में लड़ाई हो गई, बाल बाल पकड़ के उखाड़ दिया एक दूसरे का, तो वो घर में ही रहे, पता ना चले कि भैया सास बहू के बीच में आज लड़ाई हो गई है। तो उसके लिए एकांतता को बड़ा महत्व देते थे। अब एकांतता को महत्व देने के लिए क्या करते थे? जो जमीन से सटी हुई दीवारें जो होती थी, जो घर है, घर में जो जमीन से सटी हुई दीवारें होती थी ना, उसमें एक तो भैया खिड़कियां बनवाते ही नहीं थे, वो खिड़कियां नहीं बनवाते थे, बनवाते ही नहीं थे खिड़कियां। दूसरा, जो मेन गेट होता था, समझ रहे हो, मेन गेट यानी कि जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को ऐसे स्थान पे बनवाते थे जिससे कि सीधे घर के आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था, आंगन को नहीं देखा जा सकता था। तो इससे क्या है? घर की गोपनीयता बनी रहती थी, घर की जो बातें वो घर में ही रहेगी, दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई आखिरकार किसी दूसरे मतलब किसी के घर में क्या मैटर हो गया है ना। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से सीधे आंतरिक भागों को यानी कि आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था, आंगन को नहीं देखा जा सकता था। तो यही पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, समझा दिया बहुत ही प्यार से। आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। देखो जी, अगला पॉइंट क्या दे रखा है कि हर घर के ईंटों के फर्श से बना खुद का स्नानागार था। स्नानागार यानी कि जिसमें स्नान करोगे, नहाओगे, है ना। तो हर घर का खुद का अपना स्नानागार होता था। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। छत पे जाने के लिए क्या बना दिया भाई? सीढ़ी बना दी, चढ़ जाओ भाई छत पे सीधा सीढ़ी के माध्यम से। कई आवासों में क्या थे? कुएं थे, कुएं बनाए गए थे। और कुएं ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे, भैया कुएं तो चाहिए ना यार। कुएं किस लिए चाहिए भाई? पानी पीने के लिए चाहिए। उस समय तो वो हैंडपंप होता नहीं था, या फिर हमारा वो कल बोलते बिहार में, कल, है ना, बर्मा, या फिर टोटी, नलका तो होता नहीं था भाई। तो भाई कुएं से ही पानी पियोगे, है ना, कुएं का इस्तेमाल करोगे पानी पीने के लिए। कुएं का निर्माण ऐसे स्थान पे करवाया था जहां बाहर से आया जा सकता था। मतलब कि जो राहगीर होते थे ना, राहगीर,
राहगीर भी इस कुएं का इस्तेमाल कर सकते थे पानी पीने के लिए। कोई भी बंदा जा रहा है भाई तो इस्तेमाल कर सकता था। अभी देख रहा हूं मैं भाई, गांव जाता हूं तो कोई अगर मतलब जो हैंडपंप अगर लगवा रहा है या कुछ भी टोटी वगैरह लगवाता है, नलका लगवाता है, तो घर के अंदर लगवाता है। क्यों भाई? कोई यूज ना कर ले, है ना। लेकिन हड़प्पावासी ऐसे नहीं थे भाई। हड़प्पावासी कुएं का निर्माण ऐसे स्थान पे करवाते थे जहां पे राहगीर आसानी से पहुंच सकते थे। देखो जी, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी। 700 कुएं टोटल वहां पे थे। उम्मीद करता हूं इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब दुर्ग की हम बात करेंगे जी। दुर्ग, तो दुर्ग पे देखो हमें ना 2 सार्वजनिक संरचनाएं मिली है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाएं के साक्ष्य मिले हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। मतलब कि ऐसी संरचनाएं मिली है जिसका इस्तेमाल सभी लोगों के द्वारा होता होगा, सभी के भलाई के लिए होता होगा। जैसे कि पहली संरचना है माल गोदाम। अब ये माल गोदाम क्या होता है? माल गोदाम यानी कि जहां पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता होगा, उसको हम बोलते हैं माल गोदाम। तो एक ऐसी विशाल संरचना है जिसका ईंटों से बने केवल निचले हिस्से ही शेष है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो था समतल लकड़ियों से बना हुआ था और वो नष्ट हो चुका है। मतलब ज्यादा जानकारी नहीं है, केवल ऊपरी हिस्सा इसका बचा हुआ है। निचला हिस्सा शेष, हाँ निचला हिस्सा जो है वो शेष बचा हुआ है। ऊपरी हिस्सा जो था वो लकड़ियों का बना हुआ था जो कि नष्ट हो चुका है ना। दूसरी जो संरचना है वो विशाल स्नानागार है। भैया विशाल स्नानागार ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। विशाल स्नानागार यानी कि सार्वजनिक स्नानागार था, बहुत बड़ा स्नानागार था और इसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते थे। आई थिंक अगले पेज पे शायद इमेज भी है, मैं दिखाता हूं आपको। एक सेकेंड, ये देखो था शायद, चलो नहीं है कोई बात नहीं, आप समझ देख लेना, बुक में दे रखा है। तो आंगन में बना एक ये आयताकार जलाशय था जो कि चारों तरफ से गलियारे से घिरा हुआ था, है ना। चारों तरफ क्या बने हुए थे? गलियारे बने हुए थे। और जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां भी थी। मतलब कि अगर ये जलाशय है, मान लो कि इस तरीके का जलाशय है, तो इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे उतरने के लिए क्या बना दी गई? नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई दी गई थी, ताकि जलाशय में आसानी से आया जा सकता था और इसमें डुबकी लगाया जा सकता था। ठीक है। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारों का प्रयोग करके इसको जल से भरा गया था। देखो भाई, इसके नीचे वाले हिस्से पे, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें क्या लगाया गया था? जिप्सम के गारे लगाए गए थे और उसके बाद इसको पानी से भरा गया था। ठीक है जी। आगे पॉइंट क्या दे रखा है कि इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं भी था। कोई खास इंपोर्टेंट जानकारी नहीं। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय का जो पूरा पानी था वो जब मान लो गंदा हो गया तो एक नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना भी थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। ये थोड़ा डाटा है, इसको याद कर लेना भाई। गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए थे। जितने भी गलियारे थे, गलियारे के चारों तरफ क्या बने हुए थे? 4-4 स्नानागार बने हुए थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियों के साथ साथ बने एक नाले में मिल जाते थे, जो कि मैंने ऊपर ही आपको बता दिया है। और इसका इस्तेमाल, हाँ इस्तेमाल किस लिए होता था भाई? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, पेपर में आता है कि विशाल स्नानागार का इस्तेमाल किस लिए करते थे? तो इसका इस्तेमाल अनुष्ठानिक कार्यों को संपन्न करने के लिए होता था। जब कोई पूजा पाठ होता था, त्योहार होता था, तब इसमें लोग डुबकी लगाते थे, स्नान करते थे। ठीक है। तो ये आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है ना। आगे जो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, एनसीईआरटी। भाई देखो, एनसीईआरटी बुक है या फिर किसी और कंपनी की बुक है जो एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, कोई भी बुक है, आप बुक को भी अपने साथ रखो और मिलाते रहो। सारे टॉपिक एनसीईआरटी से ही हो रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से हम कुछ नहीं कर रहे। सारा कुछ एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी सीरीज है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए सीरीज है ये। तो बस आप लोग इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे, वीडियोस को देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो अब रेगुलर इस चैनल पे अपलोड होने वाली है। आप सभी के लिए मेहनत करने वाले हैं हम, हमारी पूरी टीम। ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।